अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा हो उसे आसान कर दे। तो बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 35 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 26 डिग्रीज। बारिश के अमकानात सिर्फ और सिर्फ 10% है और हवा 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है दिन के थ्रू आउट पिएं। हाइड्रेटेड रहने से स्किन भी अच्छी रहती है, ओवरऑल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती है। और सनस्क्रीन इज समथिंग जो कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो लाजमी तौर पे हमेशा इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि सूरज की जो हार्मफुल रेज हैं उससे आप लोग बचे रहें। आप लोग हमारे लिए बहुत खास हैं, बहुत अजीज हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लाजमी तौर पे आप लोगों की ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहे, आप लोगों की स्किन भी ग्लोइंग रहे और आप लोगों का मूड भी जो है वो हमेशा हमेशा अच्छा रहे। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश होती है कि ना सिर्फ स्टूडियो से बल्कि ऑल्सो जितना हो सके हम लोग आप लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकें और आप लोगों की ज़िंदगियों में, आप लोगों की खुशियों में आप लोगों के साथ शामिल हो सकें। और इसी कोशिश को करते हुए हमारी एक नया इनिशिएटिव जो हमारी तरफ से लिया जा रहा है, कोई भी सेलिब्रेशंस इवेंट्स हैं अगर आपके, चाहे वो बर्थडे सेलिब्रेशंस हो, फैमिली गैदरिंग्स हो, कोई शादी हो जिस पे आप चाहते हैं कि हम लोग आकर शिरकत करें, आप लोग हमें इस नंबर के ऊपर जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है डिटेल सेंड कर सकते हैं और हमारी पूरी टीम जो है आएगी और आकर आपकी खुशियों में आपके साथ शामिल होगी। और आप लोगों को तो पता है हमारे इस शो की जान ही आप लोग हैं, हमारी ऑडियंस ही हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए आप लोगों के साथ वक्त गुजारने से बेहतर और क्या हो सकता है। और ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी हमारी तो यही कोशिश होगी कि जितना हो सके आप लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सके, कनेक्ट कर सके। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि लास्ट वीक भी हमारे शो के अंदर फ्री स्टाइल फुटबॉल और फैसलाबाद से बुलाए गए थे। और अगर आपके अंदर भी कोई इसी तरह का टैलेंट है, कोई इस तरह की हॉबीज़ या खूबियां हैं आपके अंदर जो कि आपको डिफरेंट या मुख्तलिफ बनाते हैं, तो आप 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें जो नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर सेंड कर सकते हैं, जिसके बाद वो वीडियो शो के अंदर शामिल की जाएगी। और हो सकता है कि अगर आपका टैलेंट बहुत बहुत यूनिक नज़र आता है और आप बहुत टैलेंटेड हैं तो आपको शो के अंदर इनवाइट भी किया जाए और आपके साथ स्पेशली सेगमेंट भी किया जाए जिसमें आपके बारे में और आपके टैलेंट के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जो हैं हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की जाएंगी। आप लोगों ने बिल्कुल भी किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी है और जहाँ पे भी आपको लगे कि आपके कोई भी सवालात हों, कोई भी आपके कंसर्न्स हों और जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो कि हमारे शो में जो भी डिस्कशन चल रहा है उससे रिलेटेड हैं, आप लोग हमें बता सकते हैं और वो सवालात और वो कंसर्न्स हमारे शो में उस डिस्कशन के दौरान ऐड किए जाएंगे। और इवन अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम जो है वो ना यूज़ किया जाए तो इवन उस चीज़ का भी ख्याल रखा जाएगा कि आपके नाम को यूज़ ना किया जाए और आपके जो सवालात या कंसर्न्स हैं उनको हम आगे ले जाकर जो है डिस्कस करें, मंजर आम पर लेकर आएँ। तो डेफिनेटली हमारी तो हमेशा यही कोशिश रहती है आपके सारी कंसर्न्स जो हैं हमने सॉर्ट आउट करनी है। इसी तरह से ट्रेन्स के हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे कि ट्रेन्स की क्या सूरत हाल हैं, कितनी लेट चल रही हैं, कितनी जो है वक्त से चल रही हैं। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से पूछ लेते हैं उनसे कि ट्रेनों की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का मैडम। तो थोड़ा सा बताइएगा, अपडेट कीजिएगा ट्रेनों के हवाले से। बिल्कुल, आज भी ट्रेनें जो हैं वो तखीर का शिकार रही हैं। लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 5 घंटे 20 मिनट लेट है। कराची से बरास्ता फैसलाबाद जाने वाली जो शाह हुसैन है इसमें 1 घंटा मजीद जो है इसकी जो ताखीर है उसमें बढ़ चुका है, ये 7 घंटे 20 मिनट लेट पहुंची है। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे 50 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो 3 घंटे लेट रही है। सर सैयद एक्सप्रेस के औकातकार में कुछ जो है वो बेहतरी देखने को आ रही है पिछले कुछ दिनों में। मिल्लत एक्सप्रेस भी जो है वो 4 घंटे लेट रही है। लाहौर से रास्ता कराची जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 5 घंटे लेट रही है और पेशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस भी जो है वो 3 घंटे 20 मिनट ताखीर का शिकार रही है। ट्रेनों की इस ताखीर से जो है वो मुसाफिरों को
मुश्किलात का तो सामना है ही, मगर इसके साथ साथ जो महकमा रेलवे का रेवेन्यू है उसमें भी रिकॉर्ड कमी देखने को आ रही है। बिल्कुल। और अवैस किस तरह से फंडिंग किस तरह से है? अगर हम ट्रेन्स के हवाले से बात करें, रेलवे के हवाले से बात करें, क्या कोई कुछ इकदाम किए जा रहे हैं कि चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ लेकर आया जा सके? बिल्कुल, महकमा रेलवे से जब हमारी बात हुई कि ट्रेनें रोजाना की बुनियाद पर ताखीर से पहुंच रही है, तो इस पर जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे के अफसरान हैं उनका यही कहना है कि पूरी जो कोशिशें हैं जारी हैं कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ सर्दी के आने से पहले जो है वो ट्रेनों के औकातकार में बेहतरी लाई जा सके, ताकि मुसाफिरों को जो है वो बर वक्त सफर की सहूलत जो है वो फराहम की जा सके। तो पंजाब भर में जो है वो महकमा रेलवे की जानिब से इस बात में कोई शक नहीं कि इक़दाम किए जा रहे हैं और तरजीही बुनियादों पर किए जा रहे हैं, ताकि मौसम जो तब्दील हो रहा है तो सर्दी के आने से पहले जो ट्रेनों के औकातकार है उसमें बेहतरी लाई जा सके और ट्रेनों को बर वक्त जो है वो रवाना किया जा सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अवैस हमें अपडेट करने के लिए। तो ये थे ट्रेनों के कुछ सूरत हाल, जैसे कि अवैस ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि सर्दियां आने से पहले कुछ ना कुछ इकदाम किए जाएं ताकि मुसाफिरों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जहां पर ट्रेन लेट होती हैं वहीं पे आपके आगे जो भी आपने स्केड्यूल किया होता है, चाहे वो आपके कोई ज़रूरी काम हो, फैमिली के साथ कोई चीज़ें हों, कोई अपॉइंटमेंट्स हों, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लेट हो जाती हैं। इसी वजह से मुसाफिर जो है करंटली कोशिश करते हैं कि अगर वो ट्रेनों में सफ़र ना करें और कोई और जो है ट्रांसपोर्ट प्रेफर कर लें तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन क्योंकि ट्रेन्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, डिसिप्लिन किसी भी सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जितना आप टाइम मैनेज कर सकते हैं और जितनी वक्त की आप पाबंदी करते हैं उतनी ही कौमें तरक्की करती है। ये चीज़ें हमने देखी हैं अपने सामने होते हुए कि जितनी भी कौमें आज तरक्की कर रही हैं और किसी मुकाम पर पहुंची हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ रही है उनके लिए कि उन्होंने वक्त की कदर की है और वो वक्त के पाबंद होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी तरफ से भी, इंतज़ामिया की तरफ से, इदारों की तरफ से कोशिश की जाए कि सबसे पहले तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो वक्त का पाबंद हो। जहां पर अगर किसी ट्रेन ने 3 बजे निकलना है तो वो 3 बजे ही निकले, चाहे कुछ भी हो जाए, ना कि ये कि जो ट्रेन 3 बजे के लिए स्केड्यूल की हुई है वो रात को 7 बजे जो है वो निकल रही है। उससे मुसाफिरों को भी मुश्किल का सामना होता है और आगे जो उनके काम होते हैं, जो उन्होंने स्केड्यूलिंग की होती है, उससे भी मसाइल पैदा होते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ एक इंसान नहीं, एक मुसाफिर नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इम्पैक्ट होते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमने कोशिश करनी होती है कि आपकी जो सुबह है, आपका जो दिन है, उसको जितना आसान कर सके। इसी के साथ हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे। वकास हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा अपडेट कर दें वकास के क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? जी बिल्कुल, ट्रैफिक की सूरत हाल जो है आज कुछ नॉर्मल है, चूंकि गुज़िश्ता रोज लगाए गए 12 मुख्तलिफ टर्न आउट बैरियर जो थे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वो हटा दिए गए थे। लेकिन आज अगर बात की जाए, हमारे यहाँ सबसे अहम शाहराह है एक्सप्रेस वे, जो जुमरा के मुकाम से जो है वो वन साइड उसकी थोड़ी स्लो है, जिसका बायस है रात वहाँ पे होने वाला हादसा जिसमें रेत का बड़ा हुआ डंपर जो है वो रोड पर बिखर गया, जिसके बाद एक्सप्रेस वे की फैसलाबाद से साइया वाला इंटरचेंज की तरफ जाने वाली जो रोड है वो सुस्त रवि का शिकार है ट्रैफिक उस पे। इसके बाद अगर सूसा रोड की बात की जाए तो सूसा रोड पे स्पीड ब्रेकर जो है फैजान मदीना से कुछ आगे जो आज कंस्ट्रक्शन उसकी जारी है, जिसकी वजह से वो तकरीबन 100 मीटर का हिस्सा जो है सड़क का उसको बंद किया गया है और 100 मीटर की ट्रैफिक जो है वो 2 रोया के लिए जो है वो बंद है। इसी तरह जड़ावाला रोड है, जड़ावाला रोड नॉर्मल मामूल के मुताबिक ट्रैफिक जो है वो रमा दमा है। सत्याना रोड पर पैच वर्क जारी है आज जिला इंतजामिया की जानिब से, जिसके बाद सत्याना रोड जो है वहाँ पे कुछ ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। मछली फार्म टोल टैक्स के बाद जो एरिया आता है वहाँ पे। बिल्कुल वकास, थैंक यू सो मच हमें अपडेट करने के लिए ट्रैफिक के सूरत हाल से। और जैसे कि आपने सुना कि कौन से ऐसे रास्ते हैं जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए आज के दिन में और कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनको आप आज यूज़ करके वक्त के साथ जो है, जैसे कि मैं पहले भी बात की थी कि वक्त की पाबंदी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो उनसे रास्ते हैं जो खुले हुए हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली
जितना हो सकता है हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वक्त की कदर नहीं करोगी तो वक्त आपकी कदर भी नहीं करेगा, और वक्त जो है बड़ी जल्दी से निकल जाता है। इसलिए कोशिश करनी है कि ना हम खुद के लिए मसाइल पैदा करें और दूसरों के लिए भी मसले ना पैदा करें। तो जितना हो सके अपने लिए भी ज़िंदगी को आसान करें और दूसरों के लिए भी ज़िंदगी को आसान करें। तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारी कोशिश होती है डेफिनेटली कि फैसलाबाद के जितने भी इश्यूज़ हैं जो कि आप लोगों से रिलेटेड हैं, ताजर बिरादरी से, बिजनेस कम्युनिटी से या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से बात करें। एंड आज भी कुछ इसी तरह से होगा जहां पर हम फैसलाबाद स्पेसिफिकली जो बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके हवाले से बात करेंगे, FCCI के हवाले से बात करेंगे, इन्फ्लेशन के हवाले से बात करेंगे। महंगाई का जो जोर है वो हर किसी पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर हम वर्किंग क्लास के हवाले से बात करें तो उनके लिए मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। जितनी चीज़ें वो पहले खरीद पाते थे एक सर्टेन अमाउंट में, वो अब उनके लिए ख्वाब बनकर रह गए हैं। ज़रूरियात नेसेसिटीज़ पूरी करना ही मुश्किल होता जा रहा है। टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए कि टैक्सेस दिए जाएं। टैक्स नेट में बहुत सारे लोग इंक्लूडेड हों, लेकिन शायद टैक्सेस लेते हुए भी कम्युनिकेशन में कमी की वजह से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग टैक्सेस देने से भागना शुरू हो गए हैं। इदारों के दरमियान और लोगों के दरमियान, पाकिस्तान की आवाम के दरमियान एक ट्रस्ट दोबारा से बिल्ड करने की ज़रूरत है कि जो टैक्सेस इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो भी इकदाम किए जा रहे हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही है वो उन्हीं की अच्छाई के लिए है, लेकिन ये मैसेज जो है आवाम तक पहुँचाना है। इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही दो खास सीनियर रिपोर्टर्स एंड एंकर पर्सन्स मौजूद हैं। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रिपोर्टर हैं, साथ ही साथ बिलाल डोगर भी हमारे साथ मौजूद है जो कि एंकर पर्सन है। वेलकम करते हैं आप दोनों को शो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला कि आप आकर हमारे शो में हमारे साथ बैठेंगे और कुछ जो इश्यूज है फैसलाबाद के हवाले से उनके बारे में डिस्कस कर सकेंगे। एंड डेफिनेटली आप लोगों की जितनी हमेशा नॉलेज होती है, इवन हम लोग शो के बाद भी कई दफ़ा डिस्कस कर रहे होते हैं कुछ इश्यूज के हवाले से, बहुत ग्रिप होती है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि डिफरेंट डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कि जब आप पर्टिकुलरली उस फील्ड में, उस बीट में आप रिपोर्ट कर रहे होते हो तो आप उन चीज़ों को समझ पाते हो। स्पेशली अगर हम इन्फ्लेशन के हवाले से बात करें तो हमने पिछले कुछ वक्त में महंगाई का जोर जो है वो बढ़ते हुए देखा है। लोग परेशान हो रहे हैं, और जहां पर एक तरफ पहले सोच रहे थे कि चीज़ें बेहतर होंगी, जहां डॉलर की प्राइसेस भी बढ़ती जा रही, जिसकी वजह से चीज़ें आसान होती हुई नज़र नहीं आ रही। बिलाल, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या महंगाई का जो जोर है वो आने वाले वक्त में कम होगा या इससे भी ज़्यादा होता जाएगा? फातिमा, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में हर कोई इस वक्त जो आपकी ऑडियंस है शो की, वो ज़रूर इस वक्त शो का सुबह का वक्त है तो हर कोई सुनना चाहता है महंगाई, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा की टॉपिक है जो कि इस वक्त हर तरफ ज़ेरे बहस है, हर कोई इस पर बात कर रहा है। लेकिन माज़रत के साथ जो मेरा थोड़ा सा, अगर मैं इसे नाक़िस इल्म कह लूँ तो महंगाई कम होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि नाहल जो टीम, मैं हमारे, ये मेरे लफ्ज़ नहीं, खुद खान साहब के लफ्ज़ हैं कि मेरे पास नालायक टीम है, या जो अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल किए, बेसिकली उनको अनकॉम्पिटेंट कहा जाता है। तो फिर आप भी बेहतर जानती हैं इनकॉम्पिटेंट से आप उम्मीद नहीं लगा सकते, बिकॉज जिन्हें पता ही नहीं है कि कुछ क्या करना है तो फिर आप उनसे बेहतरी की उम्मीद तो नहीं लगा सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि देखें कोई भी चीज़ आपकी इस वक्त काबू के अंदर नहीं है। आप घी 350-360 की बात करते हैं, ओपन मार्केट में 390 पे फरोख्त हो रहा है। आप चीनी की बात करें 110 रुपये, 120 रुपये तक ओपन मार्केट फरोख्त हो रहा है। और जब खास तौर पर मैं तो इस बात पे हैरान होता हूं कि इस शहर फैसलाबाद के अंदर, जहां एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है, जहां एशिया की बड़ी सबसे सूतर मंडी है, जहां एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी ज़राई यूनिवर्सिटी है ज़राअत, हम किसी भी टॉपिक पे बात करें तो इस शहर फैसलाबाद का एक किरदार है। यहां से पूरे पाकिस्तान को जा रही हैं चीजें। यहां अगर इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल से बाहर है, देखिए मैं गल्ला मंडी की अगर हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, एक छोटी सी बात है कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन फैसलाबाद गल्ला मंडी की कीमत से महंगी दालें ठेके ले रहा है। तो इससे बड़ी आप इनकॉम्पिटेंसी क्या कहेंगे कि उन लोगों को यह नहीं पता कि हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी मंडी है जहां से हमें सस्ती दाल मिल सकती है। आप वहां से खरीद कर ऐसे यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर लेके जाएं तो चीजें सस्ती दस्तयाब होंगी।
और पहले जो एक माह के बाद पेट्रोल की कीमतें लेवीज की बढ़ती थी, अब तो 15 यौम के बाद एक नया मिनी बजट आ जाता है। और जब से 2021-22 का बजट आया है, ये 3 महीने गुजर चुके हैं, जिसमें जुलाई था, अगस्त था, सितंबर था, तकरीबन ये गुजर गया है। इन 3 महीनों के अंदर मैं हर हफ्ते की एक इन्फ्लेशन रिपोर्ट देता हूं, आपका कोई महीना ऐसा नहीं है जिसके अंदर इन्फ्लेशन ना बढ़ी। और सबसे खतरनाक चीज ये है कि सितंबर के 3 हफ्तों में से सिर्फ 2 हफ्ते जो हैं वो 1.5% महंगाई बढ़ा के गए हैं, और आपका इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 12% से ऊपर जा रहा है। अगर और हमारे जो वुजरा साहब हैं, क्योंकि मैं अब इन्हें थोड़ा सा जो खान साहब वाली जुबान, जो उनकी अपनी जमात वाली के कुछ टीम नलायक है, तो उनका अगर आपके सामने अब अक्स भी रख दूं कि वो ट्वीट करके कहते हैं कि आप देखें पेट्रोल को 166 से मल्टीप्लाई करके देखें। भाई हमारा डॉलर, हमारा रुपी मुस्तहकम नहीं है, टका मुस्तहकम है, भारतीय रुपया मुस्तहकम है, बांग्लादेश का पैसा मुस्तहकम है, बाकी मुमालिक के मुस्तहकम है हमसे। उनके मुकाबले में डॉलर जो है वो कम कीमत के ऊपर है, तो हम उसे अपने से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? ऐसे तो पूरी दुनिया हमसे महंगी हो जाएगी। हम उसको मल्टीप्लाई करें उनकी करेंसी के साथ। जब उनकी करेंसी और डॉलर रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम महंगे हैं, हमें ये तस्लीम करना चाहिए। देखें, खान साहब की टीम कहती है महंगाई कम है, हम सस्ते हैं। खान साहब कहते हैं महंगाई, 2 साल से खान साहब खुद कह रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है। फिर कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो आवाम को बता दें। और एक मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का जो खिताब कुछ दिन पहले था कि इन 3 सालों में जो कुछ मैंने सीखा मैंने जिंदगी में कभी नहीं सीखा, तो उस पर लोगों ने बड़े बुरे रिमार्क्स दिए और लोगों ने इजहारे अफसोस भी किया। अगर वजीर आज़म ये कह रहा है कि इन 3 सालों में मैंने सीखा है, तो फिर हम तो अब उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि इस वक्त कोई सिचुएशन नहीं। फिर अगर आप बात करते हैं पावर लूम्स की, तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट थी। असलम इकबाल साहब कुछ दिन पहले चैम्बर आए और वुमेन चैम्बर के इंक्यूबेशन सेंटर का इफ्तार था, और वहां खिताब करते हुए कहते हैं, देखिए यही वो शहर था जहां लूमें कबाड़ के भाव बिकती थी, तो अब आपकी जो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है वो बिक रहा है, आपकी लूम फिर बिक रही है। आप निकले, असल बेसिकली एक पर्दा है अच्छाई का, बेहतरी का, वो इन्होंने उड़ा हुआ है। जब तक ये नहीं उतारेंगे ना, तब तक नहीं होगा। और ये एक बहुत जुमला बोल देते हैं कि खान साहब तो ईमानदार हैं। भाई एक मैंने आम आवाम से अपने प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में पूछा कि खान साहब ईमानदार है, वो कहते हैं मैं ईमानदारी का क्या करूं, मेरे तो बच्चे भूखे पड़े हैं, मैंने उन्हें रोटी खिलानी है, ईमानदारी नहीं खिला सकता। ईमानदार हैं, दैट्स अ गुड पॉइंट। अब ईमानदारी से आगे भी चलना है कि 3 साल ईमानदारी रखनी है। आपने 27% से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, कहां गया वो टैक्स? आप फिर ताजरों के ऊपर देखें, टैक्स गुजार बढ़ाएं, टैक्स देने वालों के ऊपर शिकंजा इतना सख्त ना करें कि वो एक दिन जवाब दे जाएं और आप वो भी चोर रास्ते ढूंढें कि हम भी कुछ और रास्ता इख्तियार करें और यहां से राह फरार जो है वो इख्तियार करें। तो चीजों को ईज नहीं कर रहे, क्योंकि इस गवर्नमेंट का सबसे पहला नारा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को सस्ता करना है। तो ये दोनों पॉइंट्स में ये मुकम्मल तौर पर पिट चुके हैं। अगर आगे जाके आप एक्सपोर्ट्स की जब बात करेंगे, मैं उसके ऊपर बिल्कुल आपको फिगर सामने रख दूंगा। अमेरिकन कॉटन आपकी 101 को आज टच कर गई है, और आपकी पाकिस्तान की सूतर मंडी के अंदर पाकिस्तानी कॉटन मन गांठ 14,000 को क्रॉस करी है। वो खुदा के बंदो, कौन खरीदेगा इतना महंगा कपड़ा? ग्रे क्लॉथ 135 से मीटर ऊपर जा रहा है। तो ये चीजें बड़ी क्रूशल हैं, जो कि मेरे ख्याल में इनके पास एक आसान फिक्रे हैं, वो अल्फाज का गोरखधंधा इस्तेमाल करते हैं, हम सबसे सस्ते हैं, और आवाम को लॉलीपॉप देकर फिर आगे चल जाते हैं। बिल्कुल। और आई थिंक बहुत सारे जो हमारे लोग ऑडियंस देख रहे हैं, वो बिलाल का जो गुस्सा है और जो पैशन है इन इश्यूज को लेकर वो शेयर करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप अवाम के लिए जो है वो बात करें, एंड डेफिनेटली हम इस गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले इन्फ्लेशन के हवाले से बात हो रही थी, एंड डेफिनेटली ये भी एक इशू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं चाहूँगी अगर हम जो डिस्कशन है उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं और एक्सपोर्ट्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त हमेशा कम होता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमारी कोशिश होती है कि हम कवर कर पाएँ। बिलाल, करंटली एक्सपोर्ट्स के हवाले से क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल? मुझे पता कम वक्त है और फजील की भी बारी आनी है, तो मैंने जरा जल्दी निकला, तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मैं आपको पॉइंट देता चलूंगा। आपने एक ब्रेक जाने से पहले एक पॉइंट बोला कि बिलाल गमो गुस्से के अंदर थे। गमो गुस्से के अंदर बताऊं क्यों फातिमा? देखें, अगर आप नहीं बोलेंगी देन यू ऑल्सो बी अकाउंटेबल। ये आवाम आपसे पूछे, ये आपके पास, जब हम सहाफत को कहते हैं ना पैगंबरी पेशा, तो हम अकाउंटेबल हैं।
हमने हक और सच का साथ देना है। मैंने 2 पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट डाले तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना ज़मीर बेच दिया। देखिए, गुनाह कर लिए तो कुफारा तो अदा कर लेना चाहिए कभी कभी। अगर मुझे मेरी जात को पर्सनली, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मुझे फील हो रहा है तो मैं उसका कुफारा अदा करने के लिए ट्राई करूंगा, बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं रख रहा। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूं कि ये नालायक कहां कहां कौन से कर। देखें, अगर मेरे जैसे एक नालायक बंदे को ये चीज पता है तो इतनी जो आला ज़र्फ बाहर से इंपोर्टेड टीम है उन्हें समझ नहीं आ रही, तो फिर जो हम बेवकूफ हैं फिर दूसरे बेहतर जान सकते हैं। एक्सपोर्ट्स की जहां आपने बात की, तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर जब आप आते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स गुज़िश्ता सालों में, गुज़िश्ता साल बहुत अच्छे गए। हमने 25 अरब डॉलर से टॉप किया है और ये हमारे पाकिस्तान की बड़ी एक कामयाबी थी। नो डाउट हमारे जो मशीर कॉमर्स आजाद दाऊद हैं वो डेडली ऑनेस्टली इस काम के अंदर बहुत ज्यादा अपना सर्फ भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और हमारे फैसलाबाद से मैं नाम ना लूं तो ज्यादती होगी, सैयद ज़ियाल अमदार हैं, एहतशाम जवेद हैं, जो कि इस इंजीनियर बिलाल जमील हैं, आरिफ हसान मलिक हैं, इसके अलावा जफर इकबाल सरवर हैं, शेख शाहिद टपमा से हैं। मुख्तलिफ सेक्टर से इतने बड़े नाम हैं जो कि ऑन बोर्ड जाके अपने पॉइंट्स और शहर फैसलाबाद की नुमाइंदगी का मुनासिब और जो हक बनता है वो अदा करें। लेकिन हम जुलाई अगस्त दोनों के अंदर ना एक्सपोर्ट्स के अंदर डिक्लाइन में गए हैं और आने वाला मंथ बहुत डिक्लाइन में होगा। मैं अभी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता जा रहा हूं कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो है आज उन्होंने मुकम्मल तौर पर कंटेनर शिपमेंट कराची से पोर्ट कासिम से बंद कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने अपडेट जो है बिलाल अभी प्रोवाइड की। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं जिनसे पूछते हैं कि क्या कंसर्न है या क्या सवाल है उनका। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी आपकी दुआएं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। माशाल्लाह प्रोग्राम आपका देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं बहुत कम किसी प्रोग्राम में कॉल करता हूं तो क्योंकि आज हमारी आवाम के लिए तर्जमानी कर रहे हैं बिलाल भाई। बिलाल भाई, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि जो हमारे झंग की और पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, आप वो माशाल्लाह आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसका आपको अजर देगा। बिलाल भाई, 2 और 2, किसी ने अमीर से पूछा ना 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा 4 गाड़ियां। और किसी गरीब से पूछा गया 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा 4 रोटियां। इस वक्त हमें हमारी रोटी का मसला है। गरीब को घर में जो है आटा, चीनी, दाल ये मुयसर नहीं है और हमने मुल्क की मैशत को क्या करना है। हमें इमरान खान साहब ने जो लॉलीपॉप दिए थे ना जी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हमें सिर्फ रोटी दे दे खुदा के लिए, हमें सिर्फ रोटी चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। बिलाल भाई, मैं दोबारा आपको अप्रिशिएट करता हूँ। इस वक्त आप हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, दिल आपसे बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। अल्लाह ताला आपको अजर दे, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बिलाल, जैसे कि जब हम ब्रेक में जा रहे थे मैं यही कह रही थी कि आप जब बात कर रहे थे तो मुझे वो पैशन नजर आ रहा था, वो दर्द नजर आ रहा था जो कि आज पाकिस्तान की आवाम में भी देखने को मिलता है, जहां पर एक घर में अगर रोटी का मसला हो रहा है या उनको ये नहीं पता जी कि अगले वक्त हम अपने बच्चों को खाना खिला सकेंगे या नहीं, तो वो इंसान क्या और किसी चीज के बारे में। ये झंग से थे और इनका मेरे ख्याल में पावरलूम सेक्टर से एक माह पूरी पावर सेक्टर बंद रहा है। एक मंथ पावर सेक्टर झंग का सबसे बड़ा सेक्टर बंद होना, तो उम्मीद पैदा हुई थी फैसलाबाद को सरप्लस मिलेगा और फैसलाबाद को एक भी ऑर्डर नहीं मिला। इसका मतलब है कि बहरान इतना शदीद आ रहा है कि आप कानों को भी हाथ लगाएंगे, वो कान भी इतने जल रहे होंगे, वहां भी हाथ नहीं लगेंगे, क्योंकि झंग का सेक्टर एक माह बंद रहा और फैसलाबाद को ऑर्डर नहीं मिला। इससे बड़ा क्या बहरान हो गया। फैसलाबाद वाले खुद परेशान थे कि हम सरप्लस भी नहीं हुए और लेबर निकाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और फिर आने वाले दिन पूरी दुनिया के इन्फ्लेशन रेट बिलाशुबा बरतानिया के अंदर बढ़ा है, अमेरिका के अंदर बढ़ा है, यूरोप के अंदर बढ़ा है। ये बढ़ना था पेंडेमिक के बाद, लेकिन आप ये देखें कि वहां इतना नहीं बढ़ा। हम 12% को क्रॉस कर रहे हैं। ये मामूली चीज नहीं है। वो जो चोर डाकू थे, इनके मुताबिक, क्योंकि मैं उन्हें चोर डाकू नहीं, क्योंकि मेरा ये नहीं है कि मैं किसी को ऐसा बोलूं, क्योंकि किसी के साथ खिलाफ अगर मेरे पास सबूत नहीं है तो आई कांट से एनी वर्ड। तो जिनको चोर डाकू कहा गया था उनके पूरे दौर में 5% से ऊपर इन्फ्लेशन नहीं गई। तो कैसे आप फेस कैसे करते हैं? मैं आपको ऑन दी रिकॉर्ड एक चीज बता रहा हूं। मैं उस MNA उस MPA दोनों का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने मुझे कहा बिलाल भाई आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, 4 दिन से घर जरा जल्दी पहुंचे, आपका शो रोज देख रहे हैं, आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, बहुत सख्त बोल रहे हैं। मैं जी अपने ईमान ना दसो, सही हो रहा है। उस बंदे ने जो बोला ना, उसने कहा अल्लाह की कसम इस वक्त तंग आए पड़े और आवाम गालियां दे रही है। बिल्कुल बिलाल, जो चीजें आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए हैं और कोशिश होगी कि जितना हो सके हम उनके इश्यूज को हाईलाइट कर सके। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं और पूछते हैं क्या सवाल है उनका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी, तो बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे? मैं क्या पूछूं, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, अल्लाह आपको जज़ाए Thank खैर you दे। so much, thank you. महंगाई के बारे में मैंने बात करनी है। इमरान खान झूठ बोलता है, ये इसका अल्लाह भला करे। ये पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम को परेशान किया हुआ, हर चीज महंगी की, कौन सी चीज सस्ती है? हम नाम भी लें तो थक जाएंगे। पेट्रोल किया करें, चीनी, ऑयल, कौन सी बात करें हम? इसने ऐसे झूठ बोले, ऐसे झूठ बोले, बस अल्लाह ही भला करे, ये उतर जाए, बस हमारी दुआ ये। चल रहे जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बिलाल, आपने सुना कि हमारे ये भी कॉलर बड़े डिस्ट्रेस साउंड कर रहे थे। लग रहा था कि बहुत जो मुश्किलात आम आवाम फेस कर रही है वही इश्यूज जो है हमें भी सुनने को भी मिल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हम शायद कहने से या सोचने से भी डरते हैं, वो सच है हमारी सोसाइटी में आज। और ये मसाइल हर इंसान को, चाहे आप डेली वेजर है, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, जैसे कि अभी जो पिछली कॉल हम सुन रहे थे, चाहे आप किसी भी सेक्टर में मौजूद हैं, महंगाई का जोर हर जगह पर नजर आ रहा है। क्या कहेंगे फजील, इस हवाले से गवर्नमेंट के साथ अवाम का जो एक कनेक्शन होता है वो नजर नहीं आ रहा है? देखिए, मैं अभी सुबह जब घर से निकला हूँ सीधा मैं घंटाघर गया हूँ। उधर जाके मैंने ये देखा है कि मजदूर सड़कों के ऊपर बैठे हैं। पहले तो वो साइडों पे बैठे होते हैं घंटाघर की, लेकिन वो बीच सड़क बैठे हैं। और जब उनसे जाकर पूछा है कि आप इस तरह क्यों बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हम और क्या करें, काम हमें नहीं मिलता। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि खाने के लिए, उन बच्चों को खिलाने के लिए कोई चीज़ घर में नहीं होती। जो अगर कभी कोई उनको मजदूरी मिल जाए तो वो कहते हैं कि इतनी, मतलब वो 600 या 700 रुपये से कुछ नहीं बनता किराए के उनके घर। और एक मजदूर ने ये चीज़ बताई है कि घर की 4 चारपाइयाँ बेच के उसने मकान का किराया दिया है। बिल्कुल। अब ये देखें, आपके पाकिस्तान में जब पिछला दौर था तो मजदूर एहतजाज करते थे, लेकिन ये सूरत हाल नहीं थी कि मजदूर अपने घरों की चीज़ों को बेचकर अपने किराया अदा करें या घरों की चीज़ों को बेचकर कोई और चीज़ ले लें। बात यह है कि इमरान खान साहब ने वादे ये किए थे कि मैंने इस मुल्क के मजदूर को ऊपर लेके आना। सबसे पहली उनकी बात ये थी, अभी भी वो ये कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि हमने जो मजदूर तबका है हमारा, उसको हमने ऊपर लेके आना। बिल्कुल, जो गरीब तबका आप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये आज का जो शो है और आज का जो टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाम के लिए, और जो मसाइल उनको फेस करने पड़ रहे हैं उनको हाईलाइट करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं और पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मैम, ये बिलाल साहब के साथ मैं पैगाम करना है कि जब ये बात करते हैं अवाम की, तो बाकी सबको यही लगता है कि ये बंदा पीटीआई के खिलाफ है, लेकिन हम इसके साथ हैं। भाई बिलाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अवाम के साथ हैं। और आप ये महंगाई के हवाले से बात करते हैं हर किस्म की। और जैसे ये हुकूमत हर जैसा भी कोई भी इशू होता है जिसमें यही कहते हैं माजी में ऐसे हो गया, माजी में ऐसे हो गया। यार, अब माजी की ये बातें इनको छोड़नी चाहिए इमरान खान को, और मुस्तकबिल की तरफ जाना चाहिए। कम से कम अवाम को उसका रोजगार तो होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि अब ये आए दिन पेट्रोल बढ़ा देते हैं, हम बच्चों को पिक एंड ड्रॉप का काम करते हैं, एक बच्चे के हम 20 दिन किराया कैसे बढ़ा सकते हैं? तो कम से कम बच्चे को खुद छोड़ना शुरू कर देते हैं। हमारा तो रोजगार गया। हम स्कूल के पहले ही स्कूल की बंदिश की वजह से काफ़ी देर तक हमारे सर के ऊपर कर्जा इतना हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। बिलाल, हर जगह पे वही कहानी है, सिर्फ कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, और जहाँ भी नज़र आ रहा है स्ट्रगल नज़र आ रही है। किसी भी, जैसे कि उन्होंने बताया कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो किस तरह से रोज़ किराया बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हर जगह पर ये इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में एम्प्लॉयड हो। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, जहाँ पे एक दिन प्राइसेस ज़्यादा हैं, एक दिन कम है। जो बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, जो स्कूल्स कभी बंद हो जाते हैं, कभी खुल जाते हैं, आए दिन हर किसी को सफ़र करना पड़ रहा है। फजील जो बात कर रहा था ना मजदूरी वाली, मेरे ख्याल में ना तो फजील झूठा है, और चलें हम दोनों ही झूठे हैं। अदारा शुमारिया तो झूठा नहीं है ना, जो 8.5 मिलियन
बेरोजगारी की फहरिस्त जारी करता है, नंबर जारी करता है, 85 लाख लोग, आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी और आप नौकरियां उससे ज़्यादा छीन चुके हैं। देन ये जो बात कर रहे थे ना ट्रांसपोर्ट वाली, देखें सीरियसली कभी कभी मैं आपको अपना एक इजहार ख्याल पर्सनल राय देता हूं कि कभी कभी दिल कर रहा होता है कि छोड़ दें यार इनके खिलाफ, मतलब इनके खिलाफ नहीं, इनको अकाउंटेबल करना छोड़ दें, क्योंकि ये बेहिस हैं। अगर इन लोगों को अपने हलकों में जाके भी अवाम का ख्याल नहीं आता, राजा रियाज साहब ने कहीं ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड कहीं अपने डेरे पे बैठे किसी से ये कहा था, लोग उनके हलके में बात करते हैं कि जो हालात हैं साढ़े को लगता है अगली जनरल काउंसिल में टिकट किसी ने लेना, जो हालात हैं। और देखें मेरी बात सुने, लोग जमहूरी कुव्वतों के साथ इसलिए चलते हैं कि वो जमहूर के साथ अवाम को ईज करते हैं। यहाँ अवाम मुश्किल हो रही है, अवाम के पास जो इन्होंने बात की ट्रांसपोर्ट वाला, इधर ही एक मैंने इंटरव्यू किया कुछ दिन पहले, तो उसके बाद रिक्शा था, उसने कहा जी ये रिक्शा मैंने जो खरीदा है ये दोबारा रेंट पे लिया, मेरे एक मोहल्ले में 6 रिक्शे चोरी हो गए। आपकी क्राइम रेशो इतनी ऊपर चली गई है, गरीब किराया। अच्छा, स्टेट बैंक ने फिर 0.25% इन्फ्लेशन जो आपकी शरह सूद है वो बढ़ा दी है। मेरी बात सुने, गरीब पैसे दे, किस्तें दे, रोटी खाए, करे क्या? उसे बता, उसे थोड़ा सा मौका दें। खान साहब आप कहते हैं घबराना नहीं, उसे थोड़ा सा घबरा लेने दें कि वो घबराएगा, ठीक हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा आपके पास, लेकिन घबरा तो लेने दें मेहरबानी। अब तो लोग ये कहना शुरू करते हैं। बिल्कुल, और घबराना, फजील आप क्या कहेंगे, घबराना चाहिए? देखें फातिमा, बात यह है कि जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी, आपके बच्चे भूखे होंगे, तो आप ऑलरेडी आप तो पहले ही घबरा चुके होंगे। जब आपके सामने आपका बच्चा भूख से बिलख रहा होगा तो कौन माँ बाप हैं जो नहीं घबराएंगे? ये देखें बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। और इमरान खान साहब तो बड़ा दर्द लेके आए थे अवाम का, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट फजील परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है? देखें, जो बिलाल भाई ने बात की कि इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मेरी टीम जो है वो नाअहल है। इसकी वजह यही है कि वो नाअहल लोगों ने क्या अवाम को डिलीवर करना। बिल्कुल, और बहुत सारे और इश्यूज भी हैं जिनके हवाले से बात करेंगे। आखिर अवाम इस वक्त सफ़र कर रही है, इसके पीछे वजह क्या है, गवर्नमेंट कहाँ पर फेल कर रही है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू आज जो हमारे शो में डिस्कस हुआ है, स्पेशली इन्फ्लेशन, महंगाई के हवाले से बहुत सारी कॉल्स भी हमने शो में शामिल की, जहाँ पर अवाम के जो मसाइल हैं उनके हवाले से बात की गई। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किया जा सकता हो। एक और वजह जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, ना सिर्फ अवाम के लिए, बिजनेसेस के लिए, सेल्स पर्सनस के लिए, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। फजील, एक्सपोर्ट्स में भी टैक्सेस इंक्रीज किए गए हैं। कोई भी बिजनेस हम देख लें, वहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अवाम को भी जब भी वो कोई चीज़ खरीदते हैं टैक्सेस को पे करना पड़ रहा है। लेकिन क्या ये जो स्ट्रैटेजी एट द मोमेंट यूज़ की जा रही है टैक्सेस के हवाले से, वो सही है? क्या अवाम खुश है? क्या बिजनेसेस खुश हैं इस हवाले से? देखें, टैक्सेस तो देना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है और टैक्सेस पे ही मुल्क चलते हैं। ये चीज़ नहीं है कि टैक्सेस नहीं देने चाहिए, लेकिन उसकी एक हद होती है। बिल्कुल भी टैक्सेस से भागना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, बल्कि टैक्स अदा करने चाहिए। लेकिन उसकी एक, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी एक हद होनी चाहिए। आप ये ना करें कि अगर आपकी 3 साल गुजर गए हुकूमत को, तो आप 3 सालों में 6 दफ़ा टैक्सेस की जो शरह है उसको बढ़ा दें। ऐसे नहीं होता। आपको सबसे जो पहली बात है वो हमेशा फैसलाबाद के कारोबारी तबके ने कहा है कि जी हमारे ऊपर टैक्स लागू करें, लेकिन फिक्स उसका कर दें, फिक्स टैक्स पे नहीं मानता FBR या हुकूमत नहीं मानती। अब जो पॉइंट ऑफ सेल का मसला है, ये बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से कारोबारी तबके ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। ये इधर आपकी जो अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड है, अभी मेरे बाद चौधरी महमूद आलम जाट साहब यहाँ पे बैठेंगे, वो भी बताएंगे। वो फिर इस्लामाबाद 27 सितंबर को उनका था एहतजाज, FBR ऑफिस का घेराव करना था, लेकिन जो FBR हुकाम है उन्होंने बुला लिया इनको, मुज़ाकरात किए इनके साथ। मुज़ाकरात में ये इनकी ज़ुबानी है कि हमारा तय पा गया है कि जी हमारे ऊपर से जो पॉइंट ऑफ सेल है वो नहीं लगेगा, विद होल्डिंग टैक्स जो हमारा मुतालबा था उसके मुताबिक मान लिया है FBR ने। उसके अलावा जो भी इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, लेकिन वो वहाँ पे बैठकर आपको बिठाकर बातें आपकी मान लेना और चीज़ है
और उसके जो Implementation नोटिफिकेशन और आना है, नोटिस दोबारा जारी होने, वो बाद की बातें हैं। इसके अलावा जो आपने बात की ना कि महंगाई की वजह से बहुत सारे और इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो महंगाई की वजह से, जब महंगाई बढ़ जाती है, हमारी कुव्वत खरीद, आम इंसान की कुव्वत खरीद कम हो जाती है, लेकिन उसके साथ ही बेरोजगारी जो है वो भी शुरू हो जाती है होना। पीटीआई की हुकूमत ने, मैं आपको ये याद दिला देता हूं, आपको भी याद होगा कि सबसे पहले इन्होंने कहा जी हमने कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है हमारी उसको ऊपर लेके जाना है, हम ये रिलीफ दे रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन कंपनीज को ये रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अब जो मजदूर तबका है, जो मिस्त्री का काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा तो फैसलाबाद में वो आपको बैठे मिलते हैं वेले, जो हर तीसरे दिन एहतजाज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जी हमें काम नहीं मिलता। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो फिर वो क्यों फ्री बैठे हैं? आपका सरिया आज से 3 साल पहले जो 90,000 का एक टन था वो 1,85,000 रुपए का टन हो गया। जो आपकी ईंट 7,500-8 हजार रुपए की 1,000 थी वो 11,500 से ऊपर चली गई। आप कैसे इंडस्ट्री को मतलब ऊपर लेके जा रहे हैं? उसके रेट्स बढ़ा के ऊपर लेके जा रहे हैं। इंडस्ट्री को उसको तब आप ऊपर लेके जाएंगे, चीज़ों की कीमतों पर कंट्रोल करें, वो चीज़ों की सेल ज़्यादा होगी। अगर कोई चीज़ महंगी होगी तो खरीदेगा कौन? ऐसे चीज़ों को नहीं आप ऊपर लेकर जा सकते। और उससे जुड़ा जो मजदूर तबका है उसका रोजगार आपने मुतासर कर दिया। जैसे बिलाल भाई अभी बता के गए कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके 85 लाख के करीब लोगों की नौकरियां छीन ली हैं, उनका रोजगार छीन लिया। इंडस्ट्री के हवाले से बात की, डेफिनेटली प्राइसेस हमने बहुत ऊपर जाते हुए देखे हैं। रियल एस्टेट प्राइसेस, एक आम इंसान के लिए घर खरीदना जो कि शायद पहले खरीदा जा सकता था, अब एक ख्वाब बन के रह गया है। आपके सामने है कि पर मरला प्राइसेस सिर्फ फैसलाबाद शहर की बात कर ले तो कितनी इंक्रीज हुई हैं। इस हवाले से क्या किया जा रहा है? एक तरफ लोन्स तो ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन क्या कोई डिफरेंस पड़ेगा उससे? देखें, जो आप बात कर रही हैं ना कि जो प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं, वो प्रॉपर्टी की कीमतें जो कुछ कॉलोनीज हैं उनकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। लोकेशन की वजह से फिर वहां पर लोग ज्यादा जब जाकर खरीदते हैं तो फिर कीमतें बढ़ती हैं। अपना घर तो फजील हर किसी का ख्वाब हो, ये तो हर किसी का ख्वाब है, लेकिन अब हालात ये पैदा हो चुके हैं कि अच्छी कॉलोनीज क्या, आप किसी मोहल्ले में घर नहीं बना सकते, 3 मरले का घर नहीं आप अभी बना सकते। कोई मिडिल क्लास मैं कह रहा हूँ, कोई हाई क्लास या गरीब नहीं, मिडिल क्लास तबका भी 3 या 4 मरले का घर इस वक्त बनाने के काबिल नहीं है। वो आपको सबसे पहले उसने देखना है कि अच्छा मैं 2 कमरे बनाने, इस पे मेरी 25,000 30,000 ईंट लगेगी, ये तो मेरी 3 लाख की ईंट आएगी। अगर उस पर लेंटर डालना है तो 2 लाख का सरिया आएगा। सिर्फ ईंट और सरिये का 5 से 6 लाख उसने देना है। उसके बाद मिस्त्री मजदूरों की मजदूरी, उसमें जो सीमेंट लगना है, वो लकड़ी का काम होना, और जो लकड़ी की कीमतें हैं वो भी एक स्क्वायर फुट जो लकड़ी है उसकी 1-1 हज़ार रुपए तक कीमत बढ़ी है। इंपोर्टेड लकड़ी की 300 से 400 रुपए, पाकिस्तानी जो लोकल लकड़ी है उसकी कीमत पर फिट महंगी हुई है। आप ये देखें कि एक फिट इतना होता है, ये 1 फिट है, इसमें 300 से 400 लोकल लकड़ी की कीमत में इजाफा हो गया, तो आप कैसे घर में इतनी ज्यादा लकड़ी के हवाले से क्या सूरत हाल है? बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट हमें नजर आ रही है, बहुत परसेंटेज इंक्रीज हो गई है अनएम्प्लॉयमेंट की। इसके पीछे वजह क्या है और आने वाले वक्त में क्या कोई बेहतरी हो सकेगी? देखें, इसकी वजह तो यही है कि किसी भी इंडस्ट्री से मुंसलिक जो मजदूर हैं उनकी बेरोजगारी की वजह यह है कि वो इंडस्ट्री बंद हो रही है। अगर आप पावर लूम को देखें तो पावर लूम की वजह यह है कि वो टैक्सेस की वजह से, बिजली के बिलों के रेट्स में इजाफे की वजह से, अभी कल रात को ही गैस की कीमतों में, एलपीजी की कीमतों में दोबारा से इजाफा कर दिया है। उसकी वजह से भी कुछ यूनिट्स पावर लूम के, डाइंग के, वो भी मुतासर होंगे। बिल्कुल, ये बढ़ती और कभी कम होती कभी बढ़ती हुई प्राइसेस की वजह से हर इंडस्ट्री सफ़र कर रही है और सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है हमारी आवाम। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं, पूछते हैं क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। क्या सवाल पूछेंगे आप? जी मैं जंग से बात कर रहा हूँ। आपके वजह से ये बिलाल सर की वजह से वज़ीर आला साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जंग की पावर लूम सेक्टर बिल्कुल बंद पड़ा है। जी जी, ये इस वजह से हुआ था कि हमारी ये तनख्वाहें नहीं मालिक बढ़ा रहे थे। ये कह रहे हैं जी बिल में इजाफा होगा, टैक्सों में इजाफा होगा, हम आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते।
जी। इस वजह से अब हमारी 3 माह की लूमें बांध पड़ी हैं। कोई अपना उधार उठा के बच्चों को खिला रहा है, कोई अपने बर्तन बेच के खिला रहा है, मालिक लूमा चलाने के लिए तैयार नहीं है। मैं वजीर आला साहब तक खबर पहुंचाना चाहता हूँ ताकि ये हमारे मसले को हल करें, ताकि गरीब अवाम सूख की रोटी खा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और फजील, जो डिस्कशन हम पहले भी कर रहे थे, एंड ये पावर लूम्स के हवाले से एक और फोन कॉल जो हमें रिसीव हुई है, पावर लूम्स बंद होने की वजह से, जैसे कि प्राइसेस के हवाले से बिल्कुल कॉल से पहले भी हम बात कर रहे थे कि कभी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, बिल ज़्यादा हो जाते हैं, बिल कम हो जाते हैं, और इंडस्ट्री पे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। और जैसे कि अभी भी इन्होंने बात की कि जब आपकी मिल ही नहीं चल रही तो आप किस तरह से अपने जो वर्कर्स हैं उनको काम पे रख सकते हैं, या किस तरह से उनको तनख्वाह जो है दे सकते हैं। इससे सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक पूरी फैमिली जुड़ी होती है, और जब भी एक शख्स काम पर नहीं जाता, एक मिल जब बंद हो जाती है तो उसका पूरा खानदान जो है, पूरी फैमिली जो है वो सफ़र करती है। लेकिन क्या ये गवर्नमेंट तक ये मसाइल नहीं पहुंच पाते? देखें, गवर्नमेंट को हर चीज़ का पता होता है और वो उससे कोई भी जो चीज़ें हैं वो नज़रों से ओझल नहीं होती। हर चीज़ आपके मुंतखब नुमाइंदे जो होते हैं वो अपने इलाकों का उनको पता होता है, उनके लोग आगे उनके आगे नुमाइंदे होते हैं। जो हमारे MNAs MPAs होते हैं उनके बहुत सारे चेले होते हैं, इलाकों की खबरें उनको हर हफ्ते वो जब असम्बली से वापस आते हैं उनको जाके बताते हैं ये हालात हैं, ये हालात हैं, लोग आपके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, जो भी चीज़ें। अब जैसे ये कॉलर ने बताया है कि जी पावर लूम जंग की मुकम्मल बंद है, पावर लूम बंद होने से उसने एक चीज़ बहुत ही जो इम्पोर्टेंट थी वो ये बताई कि मजदूर अपने घर के बर्तन बेच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। ये हालात देखें घरों के पैदा हो चुके हैं, को अपने घरों का सामान बेच रहे हैं कि हम सामान जो ये पड़ा है इसको बेच के सिर्फ और अपना खाना जो वो पेट के अंदर ले जा सकें जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आज हम शो में डिस्कस कर पाए हैं, और उम्मीद करेंगे कि ये आवाज़ें जो हैं हमारी आवाम की, जो चीखें हैं हमारी आवाम की, वो हम इदारों तक, हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचा पाएँ, और ना सिर्फ कि वो सुने बल्कि कोशिश करें कि इन मसाइल को हल भी करें, क्योंकि हमारी आवाम बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिलीज़ जुड़ी होती हैं हर बिज़नेस के साथ, और हर कोई एट द मोमेंट सफ़र करे। बहुत बहुत शुक्रिया फजील, आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट के अंदर। इसी के साथ एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहती हैं। एंड ऑफ कोर्स इससे पहले कि हम हमारे नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ जाएं, एक चीज़ के हवाले से तो बात करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको पता है कि मुझे खाना जो है बहुत पसंद है। आई कैन से कि आई एम अ बिग फूडी, और मुझे होता है कि डिफरेंट तरह के खाने और डिशेस जो हैं वो मैं ट्राई आउट करती रहूँ। एंड हर किसी दिन आपका डिफरेंट चीज़ खाने को दिल कर रहा होता है। जिस तरह से सर्दियाँ करीब आती जा रही हैं, शाम के वक्त बहुत दिल कर रहा होता है कि कोई ना कोई फ्राइड चीज़, जिस तरह से पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, या चिप्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई चीज़ जो है शाम को चाय के साथ मैं ज़रूर बनाऊं। और मेरा जब भी खाना बनाने का दिल कर रहा होता है तो मैं गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, स्पेसिफिकली बिकॉज ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है और आपकी ओवरऑल सेहत पर इसके बहुत पॉजिटिव असरात होते हैं। कोविड-19 की दुनिया में बात करें तो आपकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। गोल्डन कुकिंग ऑयल इस चीज़ का ख्याल रखता है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो हर कोई चाहता है कि वो मज़ेदार खाने एंजॉय करें और साथ ही साथ लो इन कैलोरी हों वो खाने, ताकि आपको टेंशन ना लेनी पड़े कि भाई वेट ज़्यादा हो जाएगा या आपकी हेल्थ पर अच्छा असर नहीं होगा। और गोल्डन कुकिंग ऑयल की यही खासियत है कि आपका खाना मज़ेदार भी होता है और इसी के साथ साथ उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आप खाने का टेस्ट भी इंजॉय कर पाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको वेट गेन का इशू नहीं होता है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो किसी भी कुकिंग ऑयल के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं खाने के वो इंटैक्ट रहें। जब आपका खाना तैयार होता है उसके लिए ज़रूरी है कि बर्निंग पॉइंट जो है वो ऑयल का हाई हो, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को बर्न आउट ना कर दे। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट गोल्डन कुकिंग ऑयल इज कि इसका बर्निंग पॉइंट हाई है, जिसकी वजह से जब आपका खाना बन भी जाता है, तैयार भी हो जाता है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपने उसके अंदर इस्तेमाल किए होते हैं, सारों के जो न्यूट्रिएंट्स हैं
वो खाने के अंदर मौजूद रहते हैं, यानी कि आपका खाना ना सिर्फ टेस्ट में अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बट उसके साथ साथ लो इन कैलोरी भी होता है और न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर इंटैक्ट रहते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी ओवरऑल सेहत पर इसका बहुत अच्छा असर होता है। एंड अगर विटामिन के हवाले से बात करें, वो भी कुकिंग ऑयल के अंदर मौजूद है, गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर। और इसी के साथ साथ प्रोटीन्स के हवाले से बात करें, आई थिंक बहुत मुश्किल होता है प्रोटीन्स को कुक करना, स्पेशली अगर हम चिकन के हवाले से बात करें, मीट के हवाले से बात करें, तो ज़रूरी है कि ऐसा कुकिंग ऑयल हो जो कि प्रॉपर तरीके से मीट को तैयार कर सकता हो, और चाहे वो मीट हो, चाहे उसके अलावा आप बीफ क्यों ना बना रहे हों। आई थिंक बीफ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बनाना, और इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छी क्वालिटी का है। लाजमी तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी नियरेस्ट ग्रोसरी शॉप पर जाकर बड़े आराम से आपको गोल्डन कुकिंग ऑयल मिल जाएगा, जो कि आप अपने नेक्स्ट जो भी आपकी कोई गैदरिंग है, फैमिली गैदरिंग है, आप अपने लिए कुछ बना रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ बना रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी आगे बढ़ते हैं, और हमारी हमेशा कोशिश रही है कि फैसलाबाद से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको हम अपने शो के अंदर डिस्कस करें, हाईलाइट करें और उनके हवाले से डिस्कशन भी करें। अगर स्पेसिफिकली बात करें हम ताजरों के हवाले से, तो इस्लामाबाद तक पहुंच गए फैसलाबाद के ताजर, जब उनके मसाइल, उनकी आवाज़ें जो हैं वो इदारों तक और गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद उस प्रोटेस्ट के हवाले से क्या किया गया? क्या ताजरों की आवाज़ सुनी गई? क्या उनकी बात सुनी गई? क्योंकि बात तो यह है कि डिफरेंट एसोसिएशंस होती हैं ताजरों की, और जहां पर एक एसोसिएशन की प्रोटेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, और उनका कहना है कि भाई हमारे जो रिक्वेस्ट थी, जो भी हमारी कंसर्न्स थी, उनको सुन लिया गया है और उनके हवाले से इकदाम ले लिए गए हैं। लेकिन आज फिर इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट की जा रही है एक डिफरेंट तंजीम की तरफ से। तो इसके पीछे आखिर क्या कहानी है? क्या ऐसा डिस्कनेक्ट था इन दो तंजीमों के बीच में कि एक ही तरह के जब इनकी डिमांड्स थी और वो डिमांड्स मीट भी कर ली गई, तो फिर आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी कि दोबारा इस्लामाबाद तक जाकर प्रोटेस्ट करना पड़ा? आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनसे इसी हवाले से बात करेंगे, और भी बहुत सारे ताजरों के जो मसाइल हैं उनको शो में डिस्कस किया जाएगा। मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा देती हूँ। हमारे बहुत ही खास मेहमान जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान के सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के मोहम्मद आलम जट हमारे साथ, महमूद आलम जट हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। कैसे हैं? शुक्रिया, मेहरबानी। कैसे हैं? ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल से और हमें ज्वाइन किया हमारे इस सेगमेंट के अंदर। फैसलाबाद के जितनी भी आवाम इस वक्त आपको देख रही है वो जानना चाहेंगे, ताजर हमारी जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री है उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारी जीडीपी अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार हमारी जीडीपी में, कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई कंसर्न ताजरों का होता है तो वो ना सिर्फ ताजरों का बल्कि पूरे पाकिस्तान का कंसर्न होता है कि आखिर किस तरह से उनके लिए आसानियां पैदा की जा सकें। अब ये जो प्रोटेस्ट की कहानी है जो वो मैं चाहूंगी अगर आप अपने अल्फाज में ही बताएं तो बेहतर रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका फातिमा। मैं ये कहूँगा कि हमने पूरे पाकिस्तान में मरकजी तंजीम ताजरा व पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है। इसका मैं इत्तलात और नशरियात का सेक्रेटरी भी हूँ। ख्वाजा शाह सिक्का साहब वो हमारे सरपरस्त आला है। उन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ पे एक मुशावरती इजलास बुलाया जिसमें पूरे पाकिस्तान के ताजर वहाँ तशरीफ़ लाए, और वहाँ पे यही था कि हमने 27 को प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद जाना है, घराव करना है, और वहाँ पे धरना भी देना है इस्लामाबाद में जाकर, और ये सब कुछ करना है। फिर हमने मुल्तान में भी कन्वेंशन रखा अभी, तो वहाँ पे भी हम लोग सब गए। तकरीबन हमारा 40 लोगों का वफद था, एक सबसे बड़ा वहाँ पे वफद पहुँचा। मुल्तान में भी हमारे ख्वाजा सुलेमान साहब चेयरमैन हैं, उन्होंने वहाँ पे बुलाया था, वो भी सब वहाँ पे गए। तो फिर हमें देखिए, सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा इमरान खान साहब का, CBR के चेयरमैन साहब का, क्योंकि उन्होंने हमें दावत दी कि पीर को हमारा प्रोटेस्ट था, धरना था और ये घराव करना था। दस्तूर ये पाकिस्तान जो सड़क है ये इसके ऊपर, तो इस पे जाने से पहले ही हमें दावत दे दी गई। इतवार के दिन छुट्टी थी, छुट्टी के दिन दफ्तर खोला गया हमारे लिए। वहाँ पे बैठ के हमारे जो लीडर थे पूरे पाकिस्तान के 25 से 30 तक वहाँ पे पहुँच चुके थे इस्लामाबाद में। क्योंकि इसलिए पहुँच के वो लोग, क्योंकि पीर के दिन हमने एहतजाज करना था, तो लीडर पहले वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए थे।
तो क्योंकि नेक्स्ट डे एहतजाज था हमारा, पूरे पाकिस्तान ने वहाँ पहुँचना, वहाँ पे उन्होंने बुला के हमारे थे वहाँ पे CBR FBR के चेयरमैन साहब थे, जो ऑपरेशनल जो हमारे सेल पॉइंट ऑफ सेल टैक्स के कैसर इकबाल साहब वो थे, और दूसरे साथी थे उनके साथ। उन्होंने हमारे साथ पहले मीटिंग की, मीटिंग करके सब कुछ मुतालबा जो थे हमारे, जो हमने किए थे, उनसे बात सारी हमारे सदर साहब ने की है, काशिफ चौधरी साहब ने की है, ख्वाजा शाह सिक्का साहब ने सबसे ज़्यादा बात की है। तो वो जो बातें हमारी हुई हैं, ख्वाजा सुलेमान साहब ने भी की हैं, हमारे सब दोस्तों ने तो बैठ खुल के बातें हुई हैं। वहाँ पे जो हमारा तय हुआ था कि हमने वो जाना ही जाना है, वो पीछे से जोर हमारा पूरे पाकिस्तान का हमारे ऊपर जोर था कि आप लोगों ने पहुँचो पहुँचो पहुँचो। तो हम पहले पहुँच चुके थे वहाँ पे, तो उन मुज़ाकरा शुरू हो गए थे। जो मुज़ाकरात हुए थे वहाँ पे, वो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हमारे छोटे ताजरों के मुतालबात थे, तो वो उसमें थे, जो उन्होंने वो मुताले माने गए थे। पाकिस्तान का छोटा ताजे सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं होगा। अच्छा, ये भी माना गया। पॉइंट ऑफ सेल 1000 मुरबा फीट के नाम पर मार्केटों में आम दुकानों पर नहीं लगा सकते। टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस में कमर्शियल बिजली के बिलों पर अज़ाफ़ी टैक्स नहीं लगने देंगे। टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस में आम घरेलू सार्फिन के बिजली पर अज़ाफ़ी टैक्स मंजूर नहीं। हमने बंद कमरे नहीं, मुल्क भर से आए हुए दर्जनों ताजर नुमाइंदगान की मौजूदगी में मुज़ाकरात किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताजरों के ये तमाम मुतालबात तस्लीम होने के बाद इसका ऐलान खुद कौमी मीडिया के सामने बज़रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस FBR हमारे साथ बैठकर किया है, उसे अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है। लिहाजा हम एहतजाज धरना मौखर करने का ऐलान करते हैं कि वो हमारे ये मुतालबात थे जो उन्होंने माने, और उन्होंने मानने के बाद ये हमें चिट्ठी भी दी है। ये भी आप देख सकती हैं, ये मैं मीडिया पे भी दिखा देता हूँ, ये देख लें। ये FBR वालों ने हमें चिट्ठी जारी की है ये, और फिर हमारा यही मुतालबा का ये हमें उर्दू में भी दिया जाए। सही। तो उन्होंने ये इंग्लिश में भी दिया है, ये ज़रा मीडिया में ज़रा दिखा दें, ये, और दूसरा ये आया है, और उर्दू में जो दिया है, उर्दू में ये आ गया। ये हमारा सबसे बड़ा मुतालबा उर्दू में जो था वो ख्वाजा शाह सिक्का साहब का था। उन्होंने कहा था हमें उर्दू में लाजमी था, क्योंकि हमारे ताजर पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन्होंने फिर ये उर्दू में हमें करके दिया। बिल्कुल। और तकरीबन अब हमारे जो मुतालबे इसके ऊपर कैसा बनता नहीं है, अब देखते हैं वो जो हमने अभी जो नया एक हमने उनको एक अपना आगे का प्रोग्राम भी दिया है, हमने आगे आपके साथ क्या करना है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। FBR से जो मुआहदा बड़ ताजरों पर पॉइंट ऑफ सेल टैक्स के खात्मे समेत दीगर टैक्स मसाइल के हल के लिए वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से अगले दिनों मीटिंग होगी। ताजे मसाइल के हल के लिए वसी तर कौमी मुशावरत का आगाज़ कर दी है। तवील मियाद कौमी मुआशी एजेंडे की तरतीब नए टैक्स निज़ाम की तश्कील के लिए अक्टूबर में कौमी मुफादी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मीटिंग के जरिए कौमी एजेंडा दिए टैक्स निज़ाम को नाफिज करवाने की जदोजहद का फैसला लाजमी समाअत फरमाएँ। हमारी मर्कज़ी तंजीम ताजरान की तरफ से ये भी ऐलान आइंदा के लिए भी कर दिया गया है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम ना प्रोटेस्ट करें, ना गिराव करें, ना कोई ऐसी हरकत करें। हम आपके साथ बैठ के ये तमाम बातें हम तय कर सकते हैं, और जो हमारी जो कमेटियाँ बना दी गई हैं, कमेटियों के तमाम नाम उनके पास पहुँच चुके हैं पूरे पाकिस्तान के। तो अब वो मिल के जो भी किसी को कोई दुकानदार को इस मामलात में कोई भी तकलीफ हो, हम बैठे हैं। फैसलाबाद RTO साहब जाफरी साहब हमारे साथ मुकम्मल तावन करते हैं, और हमारे साथ हर बात कहते हैं। वो खुद कहते हैं, किसी को भी ये नहीं कि आप आए, किसी ताजर को, छोटे ताजर को कोई भी मसला हो, मेरे पास खुद आप चल के आए, मैं मसला हल करने के लिए तैयार। बिल्कुल। जब मुतालिबात सुन लिए गए हैं जी, तो फिर दूसरी प्रोटेस्ट क्यों की जा रही है? क्यों जरूरत पड़ी कि ताजर दोबारा इस्लामाबाद? वो ताजर ग्रुप बंदी देखें, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती जी, मुख्तलिफ है। वो ताजर भी एक जैसे नहीं होते, उनका अपना पता नहीं है वो क्या मुतालबा है कि मुझे नहीं पता। मतलब फैसलाबाद के ताजर एक हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ही मिल के, बेशक हम ग्रुपिंग लग है, मगर एक जो कौमी मफाद की खातर फैसलाबाद के ताजर एक तरफ चलते हैं। वो कहते हैं ठीक है, जो आपने किया ठीक है, मगर उनसे कोई हमारी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। और वो खुद ही उनमें से मुझे अभी अभी पता चला है, हमारे फैसलाबाद का कोई ताजर इस्लामाबाद नहीं गया।
ठीक ये हो। बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि हम एक हैं। और ये सबसे बड़ी बात यही है, फैसलाबाद की सिटी क्लास बोर्ड भी हमारे साथ है, और ये जो सुप्रीम अंजुमन ताजरान भी वो भी नहीं गए, नहीं गए। फैसलाबाद की जो हमारी अंजुमन ताजरान सिटी भी नहीं गई। आज के इजलास में कोई उनके प्रोटेस्ट में फैसलाबाद से कोई बंदा नहीं गया। अभी भी मुझे इत्तला मिली है इस बात की भी। जी, तो मगर बहुत अच्छी बात है मुझे कि बड़ी फैसलाबाद खुशी है इस बात जी, की। बिल्कुल। मैं उन तमाम का, सुप्रीम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और सिटी क्लास बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी नहीं गए, और जो लाइट ग्रुप है वो भी नहीं गया। और फैसलाबाद इस मामले पर एक है, क्योंकि जब उन्होंने ये चिट्ठी हमें दे दी है, ये FBI वालों ने दी है ना, तो ये हमने तो नहीं बनाई है। अच्छा, जब ये इस्लामाबाद जाने का फैसला हुआ तंजीम की तरफ से, जी। तो उससे पहले क्या मुतालबात आगे रखने की कोशिश की जा रही थी? जी, और हम 1.5 महीने से चल रहे हैं इस बात। अच्छा। 1.5 माह से हमारे प्रोग्राम मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं। कराची में भी चला है, इस्लामाबाद में भी हुए, मुल्तान में भी आपको बता रहा हुए हैं, पेशावर में हुए हैं। मतलब ये पूरे पाकिस्तान के जो हमारे लीडर हैं, काशिफ चौधरी साहब, ये पूरे हल्कों में जाते हैं, शहर शहर जाते हैं। ये तहसील में भी बुलाया जाते हैं, वहां भी पहुंच जाते हैं। ये सिंध, अंदरून सिंध में भी चले जाते हैं। कोई बुलाए, कोई मसला हो, ये 1122 की तरह पहुंच जाते हैं वहां पे चौधरी काशिफ साहब। और 1122 जैसे करते हैं ना, आप बुलाएं, सिंध में, अंदरून सिंध में बुलाएं, वहीं पर आप टेलीफोन करें, मैं मिट्टी से बोल रहा हूँ, मैं टंडोला याद से बोल, मैं टंडो आजम, नवाब शाह से बोल, मैं सक्कर से, वहीं भी पहुंच जाते हैं। सिब्बी भी चले जाते हैं, कोयटा भी चले जाते हैं, पेशावर तो खैर जाते रहते हैं, कश्मीर में भी जाते हैं, और गिलगित में भी जाते हैं। पूरे पाकिस्तान को कवर करते हैं चौधरी काशिफ साहब। और हर किसी का काम अल्हम्दुलिल्लाह, वो जहाँ जाते हैं काम खुद ब खुद ही हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं बहुत बड़ा इसकी बड़ी बात है। और जो ये तंजीम बनाई गई थी, इसका बानियों में से मैं भी हूँ। अच्छा। ख्वाजा शाह सिक्का साहब भी है, और हमें अयूब आगा साहब है जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वहाँ आगे अपने कोयटा से हैं, उनका तल्लुक है। शरजी मीर साहब पिंडी के हमारे, जो पिंडी में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो पंजाब के सदर है मरकज़ी जिम्मेदार है। ये सब मिल के एक टीम बनी हुई है हमारी, वो टीम मिल के चलती है, किसी को कोई किसी को क्रॉस नहीं करता। अच्छा जी, अब टैक्सेस के हवाले से ये जो बहुत अच्छे फैसले जो है किए गए, जिनसे ताजर, फैसलाबाद के ताजर तो मुतमईन है, लेकिन और ताजर मुतमईन नहीं भी हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो अभी आपने मुझे पढ़ के कुछ सुनाए भी, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से नजर आएगी होती? इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है आज से उन्होंने इनको जितने पाकिस्तान में RTOs है ना, उनको चिट्ठियाँ कर दी हैं, फैक्स किया है, जो कुछ भी किया, लेटर इनको पहुंच चुके हैं वहाँ पे। जी, फैसलाबाद वाले को भी आगे इनकी बात, टेलीफोन पे बात भी हुई ख्वाजा साहब की, सिक्का साहब की, तो उन्होंने भी कहा ठीक है आप आएँ, तो अब मिलेंगे हम। मैं भी जाके मिलूंगा, सिक्का साहब तो टेलीफोन पे मिल चुके थे, तो हम मिल के सब दोस्त इनसे मिलेंगे भी जाके। इंशाअल्लाह ताला हमारे मुतालबात बगैर किसी हिलोजुत से हल हो गए। पता नहीं ये क्यों ऐसे लोग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, ये मुझे पता ही नहीं कि कौन सा मुतालबा है, कौन सा मुतालबा लेके जाना चाहते हैं। मुतालबा तो उन्होंने मान लिया, लिख के भी दे दिया उन्होंने। पॉइंट ऑफ सेल टैक्स जिसके हवाले से आप भी बात कर रहे थे, जी। जब पहले कहा गया था कि इतनी अगर आपका एरिया है दुकान का तो आप पे इम्पोज कर दिया जाएगा, तो अब वो किस तरह से मुख्तलिफ होगा? छोटे ताजरों के ऊपर ये नहीं लगेगा, छोटे ताजरों के ऊपर। और छोटे ताजरों की बात कर रहा हूँ, बड़ों पे तो जैसे कि बड़े हैं, अदारे हैं, जी जी बिल्कुल, बड़े बड़े हैं, जैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनको भी लगाया है उनके, वो तो उसके लिए है ना, हमारे लिए नहीं है वो। जी जी, वो साफ कह दिया है बिहार वालों ने, ये उन्होंने कहा बहाम जो है वो हम दूर कर रहे हैं आपका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे इकबाल साहब ने कहा, प्रोफेसर हमारे साथ बैठ के, खोया साहब, खोया सिक्का साहब छोटा ताजर जो है, कितनी आपकी अर्निंग होगी तो आपको इस कैटेगरी में कंसिडर किया जाए? ये अर्निंग की बात तो वो बाद की बात है। अभी तो वो जरा जबरी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, वो भी रोक दी गई। अच्छा, वो भी रोक रजिस्ट्रेशन रोक दी गई है, वो भी रोक दी गई है। हाँ, ठीक हो। तो अब जो मसला है, अगर किसी ताजर को, छोटे ताजर को कोई मसला आता है, वो खोया सिक्का साहब से रब्ता करें, मुझसे रब्ता करें, तो हम इंशाअल्लाह ताला वो हल निकालेंगे और सबको एक साथ लेकर चलें। पूरे फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, पूरे फैसलाबाद एक छोटा दुकानदार जो हम उसको भी साथ लेके जाएंगे, जिसकी सेल जितनी भी कम होगी, उसको जरूरत पड़ेगी उसके साथ हम जाएंगे, FBI में उसको साथ लेके जाएंगे। बिल्स के हवाले से जी, बिल्स के हवाले से भी आपने बात की कि बिल्स के ऊपर भी बिल हमारे ऊपर नहीं, वो बिल भी आ रहा है, वो सदारती ऑर्डिनेंस था ना, उसने कहा ना ये बिल जिनको जाना है उनको उन्होंने कर लिया है सारा। अच्छा, उनको भेज भी दिए बिल उन्होंने, जिनको भेजने हैं। जी, छोटे ताजरों को कोई नहीं भेजा।
अच्छा। हाँ, छोटे ताजर की तरफ नहीं आए, वो कह रहे हमने आना ही नहीं, ये बड़ों को हमने लेना, आपको हमने कुछ भी नहीं कहना। तो अब वो जो पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही वो कैसे लोग क्या करने। और जो लोग टैक्स ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे ताजर आपके इल्म में होगा कि रजिस्टर कर चुके हैं और बहुत मसला उनको वो फेस करना अपना पड़ कर चुके हैं, हम वो जो नोटिस वो वापस जाएंगे। अच्छा। हाँ, जिनको आए हैं ना वो इंशाल्लाह हम वापस करवाएंगे। और कुछ जिन्होंने टैक्सेस ऑलरेडी अगर कुछ महीनों से वो पे करें, वो एडजस्टमेंट हो जाएगी उनकी वैसे। अच्छा। वो महकमा जानता है, ये तो मैं नहीं जानता किसने क्या देना है क्या लेना है, क्योंकि महकमे को पता होता है। लेकिन अब से आगे टैक्सेस नहीं दिए जाएंगे छोटे ताजर। जी, छोटे ताजरों ने उन्होंने साफ कहा है। ये कैसर इकबाल था जो ऑपरेशन पॉइंट ऑफ सेल टैक्स के इंचार्ज है, उन्होंने ये बात कही है सही इस्लामाबाद बैठ के। जी। और बाइंग पावर के हवाले से भी अगर हम बात करें तो स्पेशली आवाम को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी। बहुत सारे कस्टमर्स जो थे वो चीज़ें नहीं खरीद पा रहे थे दुकानों से, और जो दूसरे शहरों से भी लेने आते हैं क्योंकि टैक्सेस दुकानों पे लगाए जा रहे थे, लेकिन वो दूसरी तरफ जो है कस्टमर्स को भी अदा करने पड़ रहे थे। कस्टमर तो दे के चले जाता है ना, तो वो अगर जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कारोबार बड़े हैं, वो पता नहीं देते ही नहीं है। उन्होंने 4 मशीनें लगाई हैं, एक पे चल रहा है दूसरे पे नहीं जा रहा है। बिल्कुल, पता नहीं कुछ ऐसे चल रहा है। बिल्कुल जी। तो छोटे ताजरों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, इम्प्लीमेंटेशन जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए और जितना हो सके हमें हमारे जो ताजर हैं उनके लिए चीज़ों को आसान करने की कोशिश करनी है। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी एच10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे इस्लामाबाद में होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की, जहां पर फैसला सुनाया गया छोटे ताजरों के लिए कि उनको टैक्सेस उन पर इम्पोज नहीं किए जाएंगे। जो छोटे ताजर हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ये फैसला सुनाया गया है। उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी लाजमी तौर पर। और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो कि ताजरों के बीच में और FBR के बीच में थी, उनको इस मीटिंग के अंदर हल किया गया। आज फिर एक मीटिंग की जा रही है इस्लामाबाद के अंदर, मीटिंग नहीं प्रोटेस्ट इस्लामाबाद के अंदर की जा रही है, जो कि और दीगर तंजीमों की तरफ से की जा रही है। उनके आखिर क्या मुतालबात हैं, क्या वजह है इन प्रोटेस्ट के पीछे, ये तो फिलहाल हमें नहीं पता, लेकिन लाजमी तौर पे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल फैसलाबाद के जो ताजर हैं वो एक पेज पर हैं, यूनाइटेड हैं। उनके हिसाब से उनके जितने भी मसाइल थे, जितने भी मुतालबात थे FBR और टैक्सेस के हवाले से उनको हल कर दिया गया है और आने वाले दिनों में और चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी। अगर ताजरों की बात करें फैसलाबाद के हवाले से, तो उनके और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनको लाजमी तौर पर फौरी तौर पे हल करने की ज़रूरत है। उनके हवाले से क्या किया जा रहा है, करंटली क्या सूरत हाल है, और भी गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। ताजरों की बात करें तो स्पेशली चाहे वो पार्किंग के इश्यूज हों, क्योंकि कोई भी अगर हम 8 बाज़ारों की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग और शहरों से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, ना सिर्फ पंजाब के अंदर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से स्पेशली होल सेल में माल खरीदने के लिए फैसलाबाद का रुख करते हैं। बहुत सारे पैसे वो साथ लेकर आते हैं और जब यहाँ आखिर पहुँच जाते हैं और तो उनकी उम्मीदें, उनके जो कारोबार हैं, जो भी उनके बिजनेसेस हैं, वो सब फैसलाबाद के साथ और 8 बाज़ारों के साथ बहुत हद तक जुड़े होते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचते हैं ना तो उनको ट्रांसपोर्टेशन मिलती है, रिक्शे मिल भी जाते हैं तो चोरियाँ हो जाती हैं उसके अंदर। अगर वो पहुँच जाते हैं किसी तरह से बाज़ारों के अंदर तो पार्किंग के मसाइल बहुत सारे उनको फेस करने पड़ते हैं। इतना सामान जब वो खरीदते हैं, स्पेशली होल सेल की अगर बात करें, तो उनके पास इतनी दूर लेकर जाते हैं, रास्ते में डैमेज भी हो जाती हैं कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कुछ चीज़ें चोरी भी हो जाती हैं। और ओवरऑल इन सब मसाइल के पीछे पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है। तो पार्किंग के हवाले से क्या किया जा रहा है, ताजरों के इश्यूज जो हैं, जो उनकी आवाज़ें हैं स्पेशली इस हवाले से, पार्किंग के हवाले से, वो क्या सूरत हाल है? शहर फैसलाबाद में ये पार्किंग का मसला आज कोई नया नहीं आया। बिल्कुल, ये बिल्कुल नया मसला नहीं है, ये इनफैक्ट बहुत पुराना मसला है, बहुत पुराना। पिछली गवर्नमेंट ने भी, पिछली गवर्नमेंट से उठा है और ये मेयर हाउस गिरा के उसको कहा था पार्किंग बनाया जाए। आप जाके देख लें कितने, मेरा ख्याल 10 करोड़ रुपया लग गया हुआ। वो इन्होंने वो नक्शा बनाया जी इसकी दुकानें बेची जाएं तो ये उसके खुद कफील हो, ये बनेगा। वो दुकानों का उन्होंने रेट ऐसा निकाल दिया कि वो किसी ने खरीदी नहीं। वो बोली भी एक दिन बोली लगाई गई है स्टेडियम में बैठ के पिछली गवर्नमेंट ने, उसको बोली अभी शुरू नहीं हुई, पहले बंद कर दी गई। लोगों ने अपने पैसे भी जमा करवाए थे बोली के लिए, वो भी नहीं बन सका। वो कहते हैं जी अब ये मसला
क्योंकि ये मसला जो था ये पुराना चला रहा था। वो कहते जी अब ये हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब पैसे आएंगे तो ये बनेगा, तो ये नहीं बनेगा। मैंने पिछली दफ़ा ही आपको ये बात कही थी कि या तो जैसे गुजरावाले में बना हुआ है 4 मंजिला 5 मंजिला, उन्होंने एक जगह छोटी सी, जैसे कि अमीपुर बाजार में 32 मंजिले जगह है, वहाँ पे स्कूल था, वो स्कूल को गिरा के अभी खाली जगह पड़ी है वो, अब वो आर्जी तौर पे वो ही खड़ा कर दें तो उसमें भी काफ़ी पार्किंग हो सकती है, जैसे गुजरावाले में हुई हुई है। तो मैं काफ़ी दफ़ा गया, इनको जगह एक एक जगह दिखाई, आधी जगह दिखाई गई है इनको, डीसी साहब से मैंगल साहब को लेके, खुद में लेके पूरी जगह, पूरे फैसलाबाद का चक्कर लगा, पैदल चल के, पैदल लेके चल रहा था, एक एक पॉइंट उनको बताया था ये भी है ये भी है, मगर उसके ऊपर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। तो ये अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? ये फंड जो लेके आना, MNA या MP अपने फंड लेके वो लाके आए इधर लगाएं, और कहाँ लगाया अभी तक? तो जिस तरह से इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट की गई टैक्स के इशू को लेकर, जी जी, तो इन इश्यूज को लेकर क्यों ताजर इकट्ठे नहीं होते, क्यों यूनाइट नहीं होते? नहीं, इसमें ये है कि एक बाजार के मुख्तलिफ बाज़ारों में चले आ रहे हैं ये, तो किसी बाजार में ट्रैफिक ठीक ही नहीं हो सकी अभी तक। एक तो ये देखिए, मैंने एक बात कहता हूँ, आप ट्रैफिक वाले बुलाएं, आप CTO साहब ट्रैफिक के आ जाएं, या एक आदमी इनका आ जाए कॉर्पोरेशन का, कमिश्नर साहब दें, और एक इंतजामिया के AC साहब आ जाएं, और हमारी ताज़ा तंजीम में आए, मिल के बैठ के इसको तय करें, पार्किंग वाले भी बीच में आए, तो ये सारे मिल के जब हम एक मीटिंग करेंगे कि ये तय किया गया है, जब आपने एक बाजार में 4 या 6 वार्डन दिए हुए, किस लिए दिए हुए हैं? ये इनका भी तो काम है, ये भी तो ट्रैफिक को ठीक करना है, इन्होंने क्या करना है? ट्रैफिक को ठीक करने के लिए ये आते हैं, और क्या करने आते हैं? और जब वो आते हैं वो अपने अपने टेलीफोन पे मसरूफ रहते हैं, काम किसने करना है? वो तो खड़े हैं, वो जा रहा है, वन वे तोड़ के जा, उसको नहीं रोक रहे। जब जगह ही नहीं है पार्किंग की, तो कहाँ खड़ी? जितनी भी जगह उसको तो यूटिलाइज करें ना आप, ये नहीं, जगह तो है, जगह तो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जगह तो है, उसको बनाए, जैसे कि पार्किंग कारखाने बाजार के बाद जो प्रांत साहब अपनी कमेटी का साहब का वो जगह पड़ी है, वहाँ पे उतनी पार्किंग हो रही है, वहाँ पे भी उसको इस तरीके से बनाया जाए, आखिर उसकी डबल 4-5 मंजिला वो भी बन सकती है पार्किंग, ये नहीं कि नहीं बन सकती। वही बात तो फिर वही आ जाती है कि फंड नहीं है, फंड तो MNA MP ने लाने हैं, तो ये बनने हैं। तो कभी आपकी कोई डिस्कशन हुई है? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी हम हैं, तो उस बात ही नहीं सुनी जाती। अच्छा, मतलब कोई ये नहीं है ये फंड लाए, कोई दिलचस्पी ले, ये तो MNA MP का हमारा काम नहीं है ये। हम तो यही कह सकते हैं यार ये तंग हो गए, हम मर गए, लुट गए, हम बड़ी दुश्वारी तो बहुत ज्यादा है, हम ये नहीं कि नहीं है। आप कचहरी बाजार में आप गए हैं कभी शाम के टाइम? बिल्कुल। तो क्या हाल देखा आपने कचहरी बाजार में? बहुत बुरे हालात हैं, और बुरे ये हालात से बुरे हालात और उस वक्त जब गई होंगी वार्डन भी कोई नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही, वो एक वार्डन 2 वार्डन वहां पे खड़े, वो क्या करेंगे? ये ड्यूटी ड्यूटी दें तो सही, बैठे तो सही, रुके तो सही, कुछ तो करें। कम अज कम मैं ये कहता हूं, मैं बार बार ये कहूंगा और कहता रहूंगा कि सब मिल के बैठें, ताजर भी बैठें, कि ये कॉरपोरेशन वाले भी बैठें, इंतजामिया के AC साहब भी बैठें, बुलाएं अपने पास, बुला के मीटिंग करें, इनको तय करें यार ये मामला हल करें, हो जाएगा। तो अगर ताजरों के और क्या शिकायतें हैं इदारों से, इसके अलावा, पार्किंग के अलावा, टैक्सेस के अलावा? कॉरपोरेशन से शिकायतें हैं काफ़ी ताजरों की, वो उनसे कहा कि अब मीटिंग करें, हमें बुलाएं, वो भी नहीं बुला रहे। DC साहब क्या शिकायतें? शिकायतें बहुत है, ये आप पहली तो ये पार्किंग की आ गई, इंक्रोचमेंट की आ जाती हैं, काफ़ी शिकायतें तो है, छोटे छोटे टैक्स की आ जाती है, मगर ये है कि बैठेंगे तो बातें होंगी, जब बैठेंगे नहीं तो आप पार्किंग भी सीधी हो जाएगी, हर काम हो सकता है, ये नहीं मैं कहता काम नहीं होगा, हर काम होगा, करने से होगा, बातों करने से नहीं होगा। 8 बाजारों को क्या आप समझते हैं इग्नोर कर दिया गया है क्या? 8 बाजार देखें, VIP हमारा बाजार कचहरी बाजार है, गेट है हमारा एक शहर फैसलाबाद का, वो खूबसूरत होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बाहर से जो लोग आते हैं पहले तो कचहरी बाजार में दाखिल होते हैं, कचहरी बाजार ही हमारा, जब आते हैं तो गाड़ी नहीं अंदर से गुजरती, मोटरसाइकिल इतनी खड़ी होगी, 4 रो की, 5-5 रो की वो लगी हुई है मोटरसाइकिल, वो फैसला कर लेते हैं 3 का हम 3 लगाएंगे, बाद में नहीं लगाएंगे। बिल्कुल जी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि
हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और अब वक्त आ चुका है कि फैसलाबाद शहर की पहचान घंटाघर, जो हमारे 8 बाज़ार हैं, उनके हवाले से भी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाए। लेकिन कब होगा ये, तो मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रेक में जाने से पहले हमने बहुत सारे ताजरों के जो मसाइल हैं उनको कवर किया। इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट किए गए और उसके बाद जो FPR के साथ मुतालबात हुए उनके हवाले से भी हमने बात की। लेकिन क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हमेशा जब भी प्रोग्राम ख़त्म होने की तरफ जा रहा हो तो हम हमारी जो टोन है, जो वाइब है, उसको थोड़ा सा तब्दील करें और थोड़ा सा जो है मसाइल से हट के भी गुफ्तगू करें और कुछ पॉजिटिविटी जो है वो लेकर आएँ चीज़ों के अंदर। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। जितने भी मसाइल हों ज़िंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर, बेशक उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। लोगों के लिए आवाज़ उठाना, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ बनता है और लाजमी तौर पे चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत है। लेकिन हर चीज़ को करने के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका एक पॉजिटिव आउटलुक होगा ज़िंदगी के ऊपर तो आप बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनको डील कर पाएंगे और बेहतर तरीके से अपनी आवाज़ जो है वो आगे पहुँचा पाएंगे और अपने इशूज़ को जो है वो हाईलाइट कर पाएंगे। आज तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में मुख्तलिफ होंगी, लेकिन एक ऐसा भी वक्त होगा बचपन में जब शौक हुआ होगा कि भाई मैंने बड़े होके पायलट बनना है या मैंने बड़े होके ये चीज़ करनी है या ये चीज़ करनी है। वो स्कूल के दिन जहाँ पे दोस्तों के साथ बस कुछ वक्त गुजारना ही ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो दोस्तों के साथ वक्त गुजारना था। तो किस तरह का वक्त था वो बचपन का? मुझे मेरी एक बहनोई से नेवी में थे, कमांडर थे नेवी में। 1965 की जंग भी उन्होंने लड़ी। तो आपको थी। नेवी का शौक हुआ क्या था? तो वो मैं गया सैर करने कराची के 66 की बात है। जी। वो कहते हैं मैंने आपको दाखिला कराया है पटारो कॉलेज हैदराबाद में। अच्छा। मुझे क्या पता, 10.5-11 साल का था, क्या है पटारो क्या नहीं। उन्होंने बताया ये ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा अच्छा। उन्होंने बड़ी अप्रोच करके वहाँ पे लेके गए। तो दाखिला ही मेरा ख्याल हो गया था। मैं कुछ दिन रहा तो बच्चा था, नहीं पढ़ सका वहाँ पे, तो वो रो पिट के मैं वहाँ से कराची आ गया। अच्छा। तो फिर मुझे वहाँ पे कराची में स्कूल में एक में दाखिला ले लिया। तो हुसैनी बॉयज सेकेंडरी स्कूल था वो। अच्छा। नाजमाबाद में था, पेट्रोल पंप है उसके पीछे था, शालीमार सिनेमा उसके साथ में ये स्कूल था। अच्छा। तो वहाँ पे एक स्कूल के साथ एक जमात खाना बन रहा था। वो जमात खाना बन रहा था तो उसका इफ्तिताह करने उस वक्त प्रिंस करीम आगा खान ने आना था। अच्छा। हम छोटे थे, हमने कहा चले हम भी देखें क्या है प्रिंस करीम आगा साहब, कोई देखना। आम बात तो नहीं थी उस वक्त भी। खैर हमने वो देखने वहाँ पे चले गए। उनका इस्तकबाल बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हुआ। क्या बताऊँ उसका जो इस्तकबाल हुआ, जैसे कोई बादशाह नहीं आता। अच्छा। तो खैर बादशाह को बड़ा बादशाह होगा, वैसे उसका जमात खाने के अंदर ही अंदर उन्होंने इस्तकबाल किया। बहुत बड़ा इस्तकबाल था उनका प्रिंस करीम आगा खान को। उस वक्त मैंने पहली दफ़ा देखा था, 67 की बात है। क्या बात। तो 67 में ये 8 में मुहतरमा फातिमा जनाबी फौत हो गई। बिल्कुल। ठीक है ना। इनका जनाजा क्लिफ्टन से उठाना था। जी। तो क्लिफ्टन से जनाजा लेके आना था कायद-ए-आज़म के मज़ार पे। तो पैदल लेके आए क्लिफ्टन से, पैदल जनाजा आया ये बंदर रोड पे। जब बंदर रोड पे यहाँ लसबिला के पास एक नुमाइश थी, नुमाइश के पास एक पहाड़ी थी। तो ये अभी ये तामीर हो रही थी इसकी मज़ार की, तो उसमें तालाब बने हुए थे, पानी था उनमें से। तो वहाँ पे झगड़ा हो गया स्टूडेंट फेडरेशन का। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वालों ने कहा जी इनको कायद-ए-आज़म साहब को कि मुहतरमा साहब को साथ में दफनाना है। तो वो इंतज़ामिया नहीं मान रही थी। वो कह रही वो नीचे जाएंगे
आपने देखा होगा जी, कायद का बिल्कुल। मज़ार, तो नीचे नहीं बने सरदार अब्दुल साहब के नीचे, नूर मीर महंगल साहब जी कब्रें हैं वहाँ पे नीचे, जी। तो वहाँ पे इनको दफनाया जाएगा, ऊपर इनके बराबर में नहीं दफनाया जाएगा। अच्छा इंतज़ामिया अड़ी रही, और वहाँ पे शेलिंग हो गई, वो आंसू गैस के बड़ा देखा हमने, बुरा हाल हमारा हो गया। तो बहुत बड़ा जनाजा था मोहतरमा का, फातिमा जनाजा, बहुत बड़ा जनाजा, मैंने खुद देखा। तो वहाँ पे शैले में आंसू गैस चल पड़े, तो बहरहाल वो नीचे ही दफनाई गई, अच्छा उनके कायदे के बराबर नहीं दफनाई गई। तो ये बड़ा पुराना वाक़या है ये भी। तो ऐसे बड़ा ही खूबसूरत वाकया आपने सुनाया, और लग रहा है जैसे आपका बचपन जो है वो ज्यादा कराची में गुजरा। हाँ, तो वो फैसलाबाद किस तरह से? बड़ा दूर है फैसलाबाद कराची से। बस वहाँ पे थे मेरे हमसाए, हम रहते थे नॉर्थ नाज़ाबाद, अल्लामा इकबाल टाउन, नॉर्थ नाज़ाबाद B108 हमारा जी बंगले का नंबर था, अच्छा वहाँ पे रिहाइश थी। सामने मेरे सामने रहते थे इब्न इंशा, अच्छा बिल्कुल उनका एक बेटा भतीजा था बाबर महमूद फैसल, वो रसाले निकालते, इमरान शुआ खवातीन और बड़े रसाले उनके घर से निकलते थे। तो जब इन्होंने वो इन्होंने शादी है मेरा ख्याल 40 के ऊपर जाके की थी इंशा जी ने, जी वो हमारे दोस्त बच्चे थे हम, वो हमारे दोस्त बने रहते थे काफ़ी उनके साथ हमारा, क्योंकि वो पंजाबी बोलते थे, मैं ही पंजाबी बोलता था, वो इसमें थे कि हम भी पंजाबी आप भी पंजाब, तो उनसे दोस्ती बढ़ गई मेरी। अच्छा उनके घर से भी घर वालों से आना जाना था, तो काफ़ी दोस्ती हो गई मेरी इनके। वो भी अब फौत हो गए, उनके भतीजे बाबर साहब भी, खाबर साहब भी, ये सारे फौत हो गए हैं। वो कभी 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 की मुलाकात हो जाए उनके बेटे से, फैसल उसका बेटा बड़ा हो गया, मेरा ख्याल 22-23 साल का हो गया था। मैं गया था एक दफ़ा, मेरी मुलाकात हुई थी उनके घर। उसके बाद फिर जब वहाँ पे घर देखने गया था अपना साहब का। बिल्कुल जी, और मतलब मेरा कराची सिर्फ एक ही दफ़ा जाना हुआ है, 2012 में मैं गई थी। और आप जब बातें कर रहे थे और आप जब अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना रहे थे, स्पेशली जो वक्त आपने कराची में गुजरा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मुझे वो याद आ रहा था, बहुत ही छोटा सा वक्त जो है मैंने वहाँ पे गुजारा था, ज़्यादा वक्त मैंने देखी है। जी जी वो जब उन्होंने अभी खाली करवाई है, जी जी वो जो खाली थी मैंने उस वक्त देखा था एम्प्रेस मास्क की। क्या बात है, क्या बात है। और आई थिंक आज बहुत सारे फैसलाबादी जो हैं, जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनकी कराची की यादें जो होंगी वो लाजमी तौर पे ताज़ा हो गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आपने ज्वाइन किया हमें इस सेगमेंट के अंदर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। तो जी आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा, अल्लाह हाफिज़।